बस फिर मेहरबानी, मैं क्लास ले रहा हूँ, आप खुद सोचें इस पे। फिर खुद सोचें ना आप केस पे। ये कोड सबको सेंड कर दिया था। तो नहीं, आवाज का क्या। ये सर सेंड कर दिए।
स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। ठीक है, चले हम फिर शुरू करें। यस सर। हमने कहाँ पे ख़त्म किया था लेक्चर, आपको याद है? सर 1 मिनट। जी जी, हाँ जी। सर वो लीनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सेट की वो एग्जांपल्स की थी। एक हाँ एग्जांपल। ठीक। सर हाँ हमने जी, लास्ट में ये डेफिनेशन पढ़ी थी, अ सबसेट ऑफ अ वेक्टर स्पेस V जनरेट्स V if span is equal to V। ठीक है। बेसिस सेट पढ़ा था, बेसिस सेट? नो सर। नो सर। बेसिस सेट नहीं पढ़ा? ठीक है। तो ये डेफिनेशन आपको नजर आ रही है ना 43 पेज पे? ठीक है। डेफिनेशन स्क्रीन शेयर हो रही है ना? यस सर। ठीक है। ये सर सबसे हो रही पहले है। हाँ ये डेफिनेशन देखते हैं। A basis set beta for a vector space V is linearly independent subset of V that generates V। यानी यहाँ पे बेसिस सेट क्या होता है वो हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है ना। बेसिस सेट तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, V जो है वेक्टर स्पेस होना चाहिए, बीटा जो है उसका कोई सबसेट होना चाहिए, ठीक है। बीटा जो है उस पे दो कंडीशंस होनी चाहिए। बीटा अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, नंबर एक। और दूसरी कंडीशन हो स्पैन ऑफ बीटा इज इक्वल टू वी, ठीक है ना। वी वेक्टर स्पेस हो, बीटा उसका सबसेट हो वी का, और जो सबसेट है बीटा वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो जाए, और स्पैन ऑफ बीटा जो है वो वी के इक्वल हो जाए, तो बीटा को कहेंगे बेसिस सेट फॉर वी, ठीक है ना। बीटा इज ए बेसिस सेट फॉर वी, ठीक है। अब इसकी कुछ एग्जांपल जो है हम देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है आप इस पे आ जाए एग्जांपल 2 पे, ठीक है। इन एफ एन लेट ई एन इज इक्वल टू 1 0 0 0। अब ये एफ एन जो है ना, एफ यहाँ पे फील्ड है, ठीक है। फील्ड वही हमने जो कंसेप्ट पढ़ा था वही फील्ड का कंसेप्ट है। और हमने इसकी दो एग्जांपल्स पढ़ी थी, दो तीन एग्जांपल, जिसमें से एक थी एफ इज इक्वल टू आर। आर रियल नंबर का सेट जो है ये भी फील्ड है। और दूसरी एग्जांपल पढ़ी थी एफ इज इक्वल टू सी, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट जो है वो भी फील्ड है। अब इस एग्जांपल में आप ऐसा, ये तो एफ एन के लिए है ना एग्जांपल। अगर आप इसको यानी n इज इक्वल टू पार्टिकुलर ले लें, फॉर एग्जांपल n इज इक्वल टू 2 ले लें, ठीक है, और f इज इक्वल टू r ले लें, तो ये क्या बन जाएगा, R2, ठीक है। इसी तरह आप अगर n इज इक्वल टू 3 ले लें और f इज इक्वल टू r ले लें, तो ये बन जाएगा R3, ठीक है। आपको पता है R2 इज ए वेक्टर स्पेस ओवर R,
और इसी तरह R3 इज ए वेक्टर स्पेस ओवर R। ठीक है। इसी तरह अगर आप n इज इक्वल टू 2 लें और f इज इक्वल टू c लें तो ये बन जाएगा C2। ठीक है। और C2 जो है वो भी वेक्टर स्पेस है ओवर R। ठीक है। और इसी तरह अगर n इज इक्वल टू 3 लें और f इज इक्वल टू c लें तो ये C3 बन जाएगा। C3 इज ए वेक्टर स्पेस ओवर R। ठीक है। तो अब इसमें आप देखें ना कि इस लिहाज से अभी जो हमने स्पेशल केसेस इसके डिफाइन किए हैं ये तो n के लिए है ना, f इज इक्वल टू एफ एन के लिए है। ठीक है। तो एफ एन के लिए पहला मैं केस डिस्कस करता हूं जो कि हमने एग्जांपल्स भी किए हैं कि अगर n इज इक्वल टू 2 हो और f इज इक्वल टू r हो तो वेक्टर स्पेस बनती है R2 ओवर R। ये वेक्टर स्पेस है। इसके लिहाज से E1 क्या बनेगा, यानी E1 जो है वो बनेगा, चूंकि n इज इक्वल टू 2 है ना, तो E1 बनेगा पहले नंबर पे 1 और दूसरा 0, और E2 जो है वो बनेगा पहले नंबर पे ये E2 0 और फिर 1, बस आगे कुछ नहीं है। यानी ये तो n के लिए है ना, अगर एफ एन हो तो E1 जो है पहले नंबर पे 1 और फिर 0 0 0, ये टोटल n तक हो जाएंगे ना, और इसी तरह E2 0 1 0 0 0 आगे 0 तक n तक यानी 0 वो हो जाएंगे, और इसी तरह फिर En जो है वो 0 0 0 1 तक हो जाएगा। लेकिन अगर n इज इक्वल टू 2 हो तो E1 1 0 और E2 जो है वो 0 1, और ये R2 का बेसिस सेट है। यानी आपको पहले से पता है, ये हमने डिस्कस किया था कि R2 का जो है वो बेसिस सेट, इसको भी हम ले सकते हैं, यानी पहला एलिमेंट E1 और दूसरा एलिमेंट E2। ठीक है। तो ये बेसिस सेट हो जाएगा R2 का। इसी तरह अगर R3 वेक्टर स्पेस हो तो उसमें E1 क्या बनेगा, E1 इज इक्वल टू ब्रैकेट और फिर 1 0 0, यानी 2 दफा 0 ना, n इज इक्वल टू 3 है ना, तो 3 एलिमेंट होंगे, पहला 1 दूसरा 0 और फिर 0। इसी तरह E2 जो है वो क्या होगा, 0 फिर 1 फिर 0, और इसी तरह E3 जो है वो होगा 0 0 और 1। तो ये बेसिस सेट हो जाएगा। अभी हमने जो भी डिस्कशन की है इसमें ये बेसिस सेट यानी एफ एन एन जो भी होगा उसके मुताबिक आप आर एन या एफ एन का या सी एन का बेसिस सेट बना सकते हैं। और ऊपर जो डेफिनेशन अभी की है, ये तीनों वेक्टर्स जो हैं E1 E2 E3, यानी अगर इसका एक सेट बना ले E1 E2 और E3, तो ये तीनों वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। और अगर इस सेट को बीटा से डिनोट करें तो स्पैन ऑफ बीटा जो है वो V के यानी R3 के या R2 के इक्वल होगा। ठीक है। ये एग्जांपल नंबर 2 समझ आई है आपको या मैं मजीद इसकी वजाहत करूं? सर सर एक्सप्लेन आ गई है समझ। कर दें, जी हाँ, एक्सप्लेन कर दें। एक्सप्लेन कर दें सर। देखिए ना, इसमें पहला एलिमेंट जो है ना बीटा, अब R3 है ना, सपोज R3 वेक्टर स्पेस है, तो आपने 3 एलिमेंट लेने हैं R3 में से। पहला एलिमेंट जो है और बीटा बेसिस सेट बनाना है ना, तो इसका पहला E1 एलिमेंट होगा ना, वो E1 क्या होगा, 1 0 0 और ये ब्रैकेट ये E1, और दूसरा 0 1 0 ये दूसरा एलिमेंट, और तीसरा 0 0 और 1 ये तीसरा एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है। E1 जो है ये E1 है, E2 दूसरा, और तीसरा जो है वो E3। ठीक है। तो इसमें जो है
E1 E2 E3 ये एक सेट में आप एलिमेंट डालें तो बीटा जो सेट होगा ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा और जनरेट करेगा R3 को। ठीक है, अब आप क्या इसमें कुछ यानी मैं वो लिख के उस तरह से बता दूं? सर ये E1 E2 E3 जो सा ये R2 जो सा हाँ हाँ, ये R से लिए गए एलिमेंट्स हैं। R3 से लिए गए जो भी होगा उसके एलिमेंट होंगे ना, जी सर। R3 से होंगे। ये मैं आपको ये कैमरे में दिखा देता हूँ, पता नहीं इसको आपको देख जरा बताएं ना मुझे, ये नजर आपको ठीक सही आ रहे हैं? यस सर आ रहे हैं। यस सर नजर आ रहा है। यस सर बीटा क्लियर सेट है। नजर आ रहा है? यस सर। बीटा जो है ये नजर आ रहा है E1 E2 E3? सर आपने ज्यादा जूम किया हुआ है। सर ये थोड़ा अब सा नजर नहीं आ यस सर थोड़ा सा पीछे अब करें कैमरा को, फिर आएगा नजर, दूर करेंगे तो। ये अब यस सर। यस सर अब आ रहा है। ठीक है यहाँ ना? पे नजर नहीं आ रहा सर। E1 E2 E3 यस यस सर सर। नजर आ रहा है। ये अब मैं थोड़ा इस पे कर देता हूँ ना, बीटा सेट ये बनेगा ना? जी। ठीक है, यस सर। तो ये E1 आप देख लेना 1 0 0, E2 0 1 0 और और ये E3 जो स्क्रीन है में वो 0 0 1 है। ठीक है, E3 0 0 0 नहीं होगा? 0 0 1 होगा ना, E3 0 0 1 होगा। सर ये R3 के लिए है ना? R3 के लिए है ये। ठीक है, सर ये यस सारे सर। डायगोनल में होंगे जो बने हुए हैं। R2 के लिए ये बीटा जो है वो बन जाएगा, ये मैं लिख देता हूं, बीटा इज इक्वल टू, एक दफा मैं लिख लूं ना फिर मैं बताता हूं, 1 0 और 0 1। 0 1 यस सर, दो बनेंगे। ठीक है ना, ये बन जाएगा। सर ये डायगोनल बनेगा। नहीं नहीं, वो डायगोनल नहीं, ये R2 के एलिमेंट है ना, एक 1 0 पहला एलिमेंट है और दूसरा 0 1 जो है वो दूसरा एलिमेंट है। ये नजर ठीक आ रहा है? तीसरा नहीं ले यस सकते सर 0 बिल्कुल 0 सही वाला? बता रहा हूँ। तीसरा कौन सा लेना चाहते हैं? यानी सर ये 0 और आपका फिर 0। नहीं, वो आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट नहीं रहेगा। ठीक है ना, यानी अगर आप कहते यस हैं ना सर। कि यहाँ पे मैं 0 0 भी शामिल कर लूं यहाँ पे, यस सर ठीक वो है, इंडिपेंडेंट तो नहीं वो होगा। फिर लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट नहीं रहेगा। ठीक है ना, यस सर समझ आ गई। इसमें ये यस मसला सर। है। ठीक है, तो मैं आगे चलूं फिर? यस सर। यस सर। चलें, अच्छा दूसरी एग्जांपल है ये, m जो है ना, m बाई n f। ठीक है, ये m सर को आप आप, जी जी, स्क्रीन शो नहीं हो रही। और ये अभी पिन हटा दो, वो पिन किया हुआ आपने। होनी चाहिए। ठीक है सर हो रही है। ठीक है, तो इन m बाई n f, m जो है ना ये तो मैट्रिसेस का सेट है ना। m क्या है? मैं इसमें इस सेट में तमाम मैट्रिक्स पड़े हुई हैं जिनका साइज m बाई n है। ठीक है, जिनका साइज m बाई एम बाई एन यस सर। m बाई n है। अब मैं आपको ये इसका बेसिस सेट जो है ना इसने बताया हुआ है EIJ। ठीक है ना, तो EIJ मैं आपको बताता हूं कि EIJ जो है, अगर m और n 2 हो तो EIJ कितने होंगे? अगर m भी 1 से 2 तक हो और n जो है वो भी 1 से 2 तक हो तो EIJ कितने होंगे? वो भी सर 1 से 2 तक होंगे। हाँ, तो E11 E12 E21 और E22, ठीक है ना, 4 होंगे ना। यस सर 4 होंगे। यानी m इंटू n जितनी भी तादाद बनती है। ठीक है ना, लेकिन अगर m भी 2 और n भी 2 हो तो फिर ये 4 होंगे। तो ये 4 किस तरह से होंगे? जो E11 है ना,
E11 वो क्या होगा, मैं वो आपको डिस्कस करता हूं कि E11 क्या होगा। मसलन M ये अगर वेक्टर स्पेस हो, M 2x2 F हो, F ना हो बल्कि R हो जाए, यानी F इज इक्वल टू R हो जाए, तो फिर जो आपका बेसिस सेट बनेगा वो किस तरह का बनेगा, यहाँ पे ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है ना। बीटा जो आपका बेसिस सेट बनेगा, मैं पहले लिख लेता हूं फिर आपको मैं दिखाता हूं। E11 जो है, E11 का मतलब है कि ये 2x2 साइज का मैट्रिक्स है ना, E11, ठीक है। तो 1 का मतलब है कि पहली रो और पहले कॉलम पे 1 होगा और बाकी जो है वो सारे 0 हो जाएंगे, ठीक है। और इसी तरह से दूसरा जो है E12 का मतलब है कि पहली रो और दूसरे कॉलम पे 1 होगा और बाकी जो है वो 0 हो जाएंगे। और इसी तरह से E21 का मतलब है कि दूसरी रो और पहले कॉलम पे 1 होगा और बाकी सारे 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये E22 का मतलब है कि दूसरी रो और दूसरे कॉलम पे 1 होगा और बाकी सारे 0 होंगे, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूं, ये E जो है ये आप E11, E12, E21 और E22, ठीक है जी। ये आपको सेट नजर आ रहा है? सर थोड़ा सा ऊपर कर दें जी। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा मैं ना इसको सेटिंग में कर लेता हूँ। अब आप देखिए, ठीक है। यस सर। बीटा जो है E11, E12, E21 और E22 ये नजर आ रहा है? यस सर। सर क्लियर क्लियर है नहीं ना है, जी? क्लियर नहीं है सर, अब क्लियर है। अब ठीक है। जी सर अब ठीक है। अब देखिए ना, E11 को देखिए ना, पे पहली रो और पहले कॉलम पे 1 है और बाकी 0 है, ठीक है जी। और जो E12 है, पहली रो और दूसरे कॉलम पे 1 है और बाकी सारे 0 हैं। इसी तरह E21 जो है, दूसरी रो और पहले कॉलम पे 1 है और बाकी 0 है, ठीक है। और इसी तरह ये से किसके लिए? E22 जी, सर ये किसके लिए, M22 के लिए या? M2x2 के लिए है ये जो ओके बेसिस सर। सेट है। बाकी इसी के पैरेलल आपने सारे बनाने होंगे ना, यानी M अगर 3 हो जाए और N 2 हो जाए तो फिर टोटल कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। लेकिन वो उसी तरह से जिस तरह EIJ जो है ना, E11, E12, और इसी तरह E21, E22 और फिर अगर M3 है तो E31 और E33, तो ये 6 बन जाएंगे ना, ठीक है। बाकी इसी तरह बनाने हैं सारे, यानी कोई भी साइज के मैट्रिसेस का सेट हो, ठीक है। तो उस लिहाज से ये जो है ना बीटा, ये भी बेसिस सेट बनता है, यानी ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है और जनरेट करता है M2x2 को, ठीक है। यस सर। तो ये क्लियर हो गया है कि किस तरह से ये बनाने हैं? यस यस सर क्लियर है। ठीक है, यस सर। चलें। अब ये जो है नेक्स्ट एग्जांपल आप देखिए ना कि ये एग्जांपल 4 है। एग्जांपल 4 जो है ये PNF है। PNF का आपको अंदाजा है क्या है? पोलिनोमियल सर। पावर सेट। हाँ, पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन इज इक्वल टू n, ठीक है। तो इसका जो बेसिस सेट होता है वो ये है 1x x स्क्वायर xn। ये टोटल कितने एलिमेंट हैं? n+1। N+1 यस सर। n+1 है ना, तो ये भी बेसिस सेट है PNF का। यानी अगर N2 हो जाए तो कौन से एलिमेंट आएंगे इसके बेसिस सेट में?
1 x एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, 1 एक्स एक्स स्क्वायर, ये एलिमेंट आ जाएंगे। यानी अगर n इज इक्वल टू 2 होगा तो एलिमेंट 3 होंगे सेट में। ये भी बेसिस सेट है, ये यानी जनरेट करता है PNF को और लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इन सब को स्टैंडर्ड बेसिस सेट कहते हैं ना, जितने हमने अभी डिस्कस किए हैं ना, इन सब को स्टैंडर्ड बेसिस सेट जो है वो कहते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर PF हो तो वो 1 एक्स एक्स स्क्वायर इसी तरह आगे चलता जाएगा ना, वो बेसिस सेट है P ऑफ F का, ठीक है। तो ये बेसिस सेट सारी डिस्कशन हो गई। अब बेसिस सेट में जितने एलिमेंट होते हैं ना, वो वेक्टर स्पेस की डायमेंशन होती है, ठीक है। बेसिस सेट में जितने एलिमेंट होते हैं वो वेक्टर स्पेस की डायमेंशन कहलाती है। तो डायमेंशन की डिस्कशन जो है, आगे डेफिनेशन है वो मैं डिस्कस करता हूं। सर ये जो डायमेंशन है आई जे के, ये भी बेसिस है? कौन सी आई जे के? सर ये डायमेंशंस के लिए यूज करते हैं ना, एक्स एक्सिस के लिए आई, वाई के लिए जे और जेड के नहीं, लिए के। एक्स एक्सिस के लिए आई तो नहीं यूज करते, लेकिन चलें आपका जो भी उस लिहाज से कंसेप्ट बना हुआ है, आई जो है ना वो इक्वल होता है, ये जो मैंने E1 लिखा है ना अभी पहले, यस सर। मैंने जो E1 लिखा था, E2 E3 जो R3 का बेसिस सेट बनाया था, यस सर। इसमें शुरू में E1 जो है आप इसी को आई लिखते हैं ना, यही कह रहे हैं? यस सर, हाँ वही है सर। वही है ना। और E2 जो 010 है उसी को कह रहे हैं ना, और 001 E3 जो है इसको के कह रहे हैं ना, ठीक है। तो वो आई और जे और के जो है ना, वो आपकी जस्ट वो नोटेशन है ना वेक्टर्स की। असल में आई क्या है, यही 100 है ना, आप इसी तरह लिखते हैं एलिमेंट को, तो ठीक है। और जे जो है वो इस तरह 010 अगर दूसरी तरह आप इसको लिखते हैं, और के जो है वो 001 R3 के लिहाज से जो है अगर आप इस तरह से देखें तो, ठीक है। तो ये आपके यानी बेसिस वेक्टर हैं, आई जे और के जो है ये भी बेसिस वेक्टर हैं। लेकिन ये सिर्फ बेसिस वेक्टर नहीं है, इसमें कुछ और भी प्रॉपर, ये ज्यादा फायदेमंद किस लिए होते हैं कि ये आप देखें ना तो आई जे के जो है तीनों बेसिस सेट तो है, यानी ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, और स्पैन ऑफ बीटा जो है वो R3 के इक्वल भी है। इसके अलावा अगर आप देखें ना तो आई जे और के जो है वो परपेंडिकुलर वेक्टर हैं एक दूसरे पे, ये भी है, ठीक है ना। और इसमें हर में नहीं होता, हर बेसिस सेट में ऐसे नहीं होता, लेकिन ये जो आई जे के वाला स्टैंडर्ड बेसिस सेट है R3 का, इसमें एक तो बेसिस सेट है, दूसरा ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर भी हैं, और फिर तीनों यूनिट वेक्टर हैं, यानी आई जे और के जो है तीनों यूनिट वेक्टर भी हैं, ठीक है। तो ये इस लिहाज से ये इस यानी बेसिस सेट तो इसके अलावा भी हो सकते हैं ना, ये वैसे एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया है, ठीक है। और चूंकि R3 का जो भी बेसिस सेट होता है उसमें 3 एलिमेंट हैं, तो इस वजह से R3 की डायमेंशन 3 हो जाएगी, ठीक है। और इसी तरह से अगर आप ये देखें ना, ये द वेक्टर स्पेस M by n F हैज डायमेंशन Mn, ठीक है। तो हैज डायमेंशन Mn क्या है, वही अगर M2 हो और N2 हो तो 2 by 2 यानी 4 डायमेंशन हो जाएगी ना। अभी मैंने जो डिस्कस की है, ये जो स्पेस है ना, इससे पहले ये डिस्कशन की थी ना, M by n, EIJ जो है इसके एलिमेंट हैं बेसिस सेट के। तो अभी जब M2 हो और N2 हो तो बेसिस सेट में एलिमेंट कितने बने थे, जो अभी मैंने आपको दिखाए थे, E11 E12 4 बने थे ना। तो फिर इस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन क्या हुई, 4 हो गई ना, ठीक है। और इसी तरह से M by n अगर रखें तो M into n, यानी वेक्टर स्पेस की डायमेंशन जो है वो क्या हो जाएगी, M into n हो जाएगी, ठीक है। और इसी तरह से ये जो एग्जांपल 4 है, इसका ये बेसिस सेट है 1 x x स्क्वायर xn,
तो जो PNF वेक्टर स्पेस है इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? n+1 10 होगी सर। n+1 हो जाएगी ना, ठीक है। यस। तो इसकी जो बेसिस यानी डायमेंशन है वो n+1 वो हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से जो भी बेसिस सेट है उसमें जितने एलिमेंट हैं, अगर हमारी डिस्कशन जो है इस कोर्स में वो ज्यादातर होगी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस पे, ठीक है, यानी जिनके बेसिस सेट में फाइनाइट एलिमेंट होते हैं, बाकी इनफाइनाइट एलिमेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल 5 है ना, तो इसमें बेसिस सेट में इनफाइनाइट एलिमेंट है, यानी P(f) सिर्फ जो पोलिनोमियल का सेट है, वेक्टर स्पेस है P(f) जिसमें तमाम पोलिनोमियल्स हैं। PNF में तो कौन से हैं? वो पोलिनोमियल जिनकी डिग्री लेस देन इज इक्वल टू n है, ठीक है। लेकिन P(f) में तमाम पोलिनोमियल्स हैं, ये भी वेक्टर स्पेस है। तो इसका जो बेसिस सेट है वो उसमें इनफाइनाइट एलिमेंट है, तो ये इसकी इसी तरह फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस नहीं है। अलबत्ता जो PNF है ये आपकी फाइनाइट डायमेंशनल और वेक्टर स्पेस है, ठीक है। कोई इस पे मजीद डिस्कशन करनी है? नो सर। ठीक है, ये यानी डायमेंशन का और बेसिस सेट का कंसेप्ट क्लियर हो गया है। डायमेंशन की आगे डेफिनेशन मौजूद है ना, वो आप देख सकते हैं, ये पेज नंबर इस पे यहाँ पे ना, a vector space is called finite dimensional if it has a basis consisting of a finite number of vectors, ठीक है ना। The unique number of vectors in each basis for V is called dimension of V, यानी बेसिस सेट में जितने एलिमेंट होते हैं, और ये भी आप देखें, ये जो लिखा हुआ है द यूनिक नंबर ऑफ वेक्टर्स, आप जो भी यानी अगर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर बेसिस वेक्टर स्पेस हो तो उसका जो बेसिस सेट है वो तो डिफरेंट हो सकते हैं, यानी एक बेसिस सेट हो सकता है, दूसरा कोई सबसेट बेसिस सेट हो सकता है। लेकिन अगर 3 डायमेंशनल सपोज वेक्टर स्पेस है तो हर बेसिस सेट में फिर 3 ही एलिमेंट होंगे, यानी 4 नहीं होंगे। मसलन R3 है तो इसका जो भी बेसिस सेट होगा उसमें 3 ही एलिमेंट हो सकते हैं, अगर 4 एलिमेंट हैं तो फिर वो बेसिस सेट नहीं होगा, ठीक है ना। अगर सपोज R3 है और उसका कोई सबसेट है जिसमें 2 एलिमेंट हैं तो फिर वो भी बेसिस सेट नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर R3 3 डायमेंशनल स्पेस है, वेक्टर स्पेस है, तो फिर उसके बेसिस सेट में जो भी बेसिस सेट हो उसमें 3 ही एलिमेंट होंगे। यानी आप आसानी से अंदाजा इस बात का लगा सकते हैं कि सबसेट है R3 का, या जो भी वेक्टर स्पेस हो, सपोज R3 का सबसेट है, उसमें अगर 2 एलिमेंट हैं तो आपको पता चल जाना ये बेसिस सेट नहीं है, अगर 4 हैं तो फिर भी नहीं है, हाँ 3 हैं तो फिर चेक करना पड़ेगा, जरूरी नहीं है फिर भी वो बेसिस सेट हो। फिर आपको चेक करने पड़ेगा कि क्या ये जो 3 वेक्टर्स हैं जो सबसेट है R3 का, या कोई भी वेक्टर स्पेस हो n, उसमें सबसेट में n एलिमेंट हो, तो n को फिर चेक करना पड़ेगा कि आपका जो सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए और जनरेट करना चाहिए वेक्टर स्पेस V को, ठीक है। तो फिर आप यानी उसको देख सकते हैं। इस लिहाज से अगर ये 2 कंडीशन पूरी हैं तो फिर आपका वो बेसिस सेट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है एक थ्योरम जो है उसको हमने डिस्कस करना है। ये थ्योरम पहले आप इसकी स्टेटमेंट समझ लें और फिर मैं जो है प्रूव जो है वो इसका नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा ना। आप स्टेटमेंट समझ लें और एक दफा आप पढ़ लीजिएगा ना, ताकि नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तो आपको पहले से थोड़ा इसका चीजों का पता हो। यस सर। ठीक है, स्टेटमेंट आप देखें, लेट V बी ए वेक्टर स्पेस and beta is equal to u1 u2 un be a subset of V, यानी गिवन क्या है, वेक्टर स्पेस और बीटा एक सबसेट ऑफ V, यानी V वेक्टर स्पेस और बीटा उसका कोई सबसेट। अगर वो सबसेट बेसिस सेट हो
यानी जो आपने सबसेट बीटा लिया है, सपोज वो बेसिस सेट है, तो फिर वेक्टर स्पेस के हर एलिमेंट को लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ बीटा लिखा जा सकता है। यानी बीटा में ऐसे फाइनाइट u1 u2 un या कुछ एग्जिस्ट करेंगे कि v को उसके लीनियर कॉम्बिनेशन, उन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है और यूनिक वे से लिखा जा सकता है, कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ बीटा। यानी लिख तो सकते हैं लेकिन यूनिक वे से। एक तो है ना कि लिख सकते हैं, दूसरा केस क्या है, यूनिक वे से लिख सकते हैं। यानी यूनिक वे का क्या मतलब है कि v इज इक्वल टू a1 u1 प्लस a2 u2 प्लस an un, ठीक है ना, फॉर यूनिक स्केलर्स a1 a2 an। यानी a1 a2 an यूनिक होंगे कि v को इस अंदाज से लिखा जा सकता है, ठीक है ना। यानी यूनिक का मसलन v अगर आपका 0 हो, ठीक है, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं कि यूनिक बाज दफा जरूरी नहीं है कि हर वी को अगर बेसिस सेट ना हो तो दो तीन तरीकों से लिखा जा सकता है, कई तरीकों से लिखा जा सकता है, ठीक है ना। मसलन अगर बीटा जो है दो एलिमेंट हो, सपोज अगर v जो है वो R2 है, मैं एग्जांपल देता हूं R2 की, फिर मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। और इसमें आपका बीटा सेट हो एक बीटा सेट में ले रहा हूं और R2 का एक एलिमेंट है 0, 0 R2 वेक्टर स्पेस है तो 0 इसमें मौजूद होगा। तो 0 को दो तरीकों से लिखा जा सकता है, वो अभी मैं आपको दिखा देता हूं। ये पिक्चर आपको क्लियर नजर आ रही है? यस सर, आ सर रही है। थोड़ा सा ऊपर करें, ठीक, थोड़ा सा ऊपर करें सर। अब ठीक है सर। अब देखिए ना, v इज इक्वल टू R2 है और बीटा सब सेट है R2 का, ठीक है, ये बेसिस सेट नहीं है, ठीक है ना। और 0 एक एलिमेंट है 0 R2 का। अब देखें ना, 0 1 1 प्लस 0 2 2, इस तरह लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है ना, यस सर। ठीक है। लेकिन इसी 0 को मैंने एक दूसरे तरीके से भी लिख लिया है, -2 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 2 2, ऐसा ही है, यस सर। ठीक है। तो अब आप देखें ना कि इसको दो तरीकों से हमने लिख लिया है। यानी 0 को 0 इंटू 1 1 प्लस 0 इंटू 2 2 भी लिखा जा सकता है, और 0 उसी 0 0 को -2 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 2 2, इसको -2 इंटू 1 1 और 1 इंटू 2 2 को सिंप्लीफाई करें तो 0 ही आता है ना। यस सर। ये यानी अगर बेसिस सेट ना हो तो फिर ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि उसको दो तरीकों से लिखा जा सकता है, ठीक ये है। तो लीनियरली डिपेंडेंट हो गया ना। नहीं नहीं, बीटा जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, बीटा डिपेंडेंट है। हाँ, बेसिस सेट नहीं है ना, मैं ये कह रहा हूं कि बेसिस सेट ना हो तो फिर पॉसिबिलिटी होती है कि किसी भी वी को दो तरीकों से लिखा जा सकता है या ज्यादा तरीके, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन अगर बीटा बेसिस सेट हो तो फिर नहीं लिखा जा सकता, फिर उसका यूनिक वे ही होता है। एक तो ये है कि लिखा जा सकता है और दूसरा ये है कि यूनिक वे से लिखा जा सकता है, ठीक है। मजीद अगर ये बात समझ नहीं आई तो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ओके सर, समझ आ गई। यानी बीटा मैंने जो लिया है यहाँ पे वो बेसिस सेट नहीं है, ठीक है ना। अगर ये बेसिस सेट होता तो फिर ये दो तरीकों से ना लिखा जाता, फिर उसका यूनिक वे एक ही तरीका होना था, ठीक है। क्लियर है तो सर। ये है यूनिक का मतलब ना।
सर जैसे ठीक है, 0 1 और 1 0 ये सर बेसिस होगा। नहीं वो कोई भी बेसिस सेट हो, वो तो एक एग्जांपल हमने दी थी ना कि ये एग्जांपल है। हाँ ठीक है, तो वो कोई भी जो है ना वो लिखा जा सकता है, यानी अगर बेसिस सेट हो तो फिर यूनिक वे से ही लिखा जाएगा, लेकिन अगर बेसिस सेट ना हो तो फिर जरूरी नहीं है कि लिखा जा सके, और ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि ज्यादा तरीकों से यानी डिफरेंट वे से भी लिखा जा सकता है, यूनिक वे से ना हो, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हैं। ठीक है, यस सर। तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम इसको जो है ना प्रूव करेंगे। और अगर ये इफ एंड ओनली इफ है ना इसमें कंडीशन, ठीक है, कि अगर हर वी को यूनिकली इस तरह लिखा जा सकता है तो फिर वो बेसिस सेट भी होता है ना, इस दोनों का जो है ना वो प्रूव हम करेंगे। ठीक है, यानी पहले अज्यूम करेंगे बी से बेसिस सेट, और फिर जो है ये प्रूव करें कि हर वी को यूनिक वे से इस तरह लिखा जा सकता है, और फिर अज्यूम करें इफ एंड ओनली इफ के बाद वाली जो स्टेटमेंट है, और फिर प्रूव करेंगे बीटा जो है वो बेसिस सेट है। ठीक है जी, यस सर। तो बस आज के लिए इतना काफी है, फिर इंशाल्लाह आपकी एक रूटीन बन जाएगी ना। और अगर ये आपको क्लियर नजर आता है तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन चीजें आपको कर सकता हूँ ना, इस तरह भी आप। ठीक है, इसमें मसला तो नहीं है, ये ठीक है ना? यस सर, ठीक है सर। आप यस सर कोई ठीक है। एक्सप्लेनेशन हो वो लिख भी सकते हैं ना, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ, आपका कोई क्वेश्चन हो उसका आंसर भी दे सकता हूँ। ठीक है, यस सर, ठीक है सर जी। चलें ठीक है जी।